Hello students, in this video we'll discuss chapter number 4, energy and power resources. So student, first we'll discuss gadget section. A very interesting exercise is given in gadget section. We need to identify energy resource. So first energy resource is hydropower. Whatever electricity we are generating from water is called hydropower. तो first diagram किसका है बच्चा? Hydropower का. Parallelly, whatever energy we are getting from अर्थ से जो एनर्जी हमें मिल रही है बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं? जियोथर्मल एनर्जी. कौन सी एनर्जी बच्चा? जियोथर्मल एनर्जी. फिर ये सोलर पैनल आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है आजकल, तो बहुत सारे घरों में भी देखने को मिल रहा है, जो सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है. ये क्या है? सोलर पावर. एंड लास्ट वन इज विंड पावर. ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या करता है? इसको बोलते हैं पवन चक्की, है ना. ये विंड की एनर्जी को विंड पावर में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? विंड पावर, विच कन्वर्ट्स विंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. स्टूडेंट्स, अर्थ के ऊपर हम जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हैं या जो हमारी लाइफ है, उसका बेस बच्चा एनर्जी ही है. ठीक है. हम लोग फूड का इंटेक करते हैं सो दैट वी गेट एनर्जी. हमारे जो कार है, व्हीकल्स हैं, कार है, उस सब में हम पेट्रोल डालते हैं, उससे उसको एनर्जी मिलती है ना. तो हमारी लाइफ का बेस एनर्जी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी ऑन अर्थ. बच्चा, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसकी ग्रोथ डायरेक्टली लिंक है किससे? डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज. हम बहुत सारे पावर रिसोर्सेज को, एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, तभी अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं. अगर हमें हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है तो हमें पावर की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. कैन वी डू इरीगेशन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? पॉसिबल ही नहीं है. बिना डीजल के हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, इंजन चला सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है. इंडस्ट्रीज़ इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती हैं. ट्रांसपोर्ट के लिए आपको फ्यूल चाहिए. कम्युनिकेशन, दीज ऑल रिक्वायर्ड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी. आज हमारे जो मोबाइल्स हैं वो चलते हैं बच्चा, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, उसमें भी तो बैटरी होती है जिसको हमें चार्ज करना पड़ता है. बिना बैटरी को चार्ज किए क्या मोबाइल चलता रहेगा? पॉसिबल नहीं है. तो भले आप एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन है, आपको एनर्जी, पावर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट आएगी. इसीलिए कहा गया है कि अगर ह्यूमन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट है तो वो डायरेक्टली लिंक है किससे? यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज. बच्चा, अगर हम पावर रिसोर्सेज की बात करें, एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज की बात करें, तो उनको आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. क्या? रिन्यूएबल, एक है नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल जो बार बार वापस आपको मिल जाएगा. नॉन रिन्यूएबल जो एक बार आपने ख़त्म किया तो उसके बाद मिलना थोड़ा सा मुश्किल होगा. रिन्यूएबल जैसे कि हमारे वाटर, हर साल बारिश होती है. बट नॉन रिन्यूएबल में पेट्रोल, एक बार एक वेल से ऑयल ख़त्म हुआ तो वो ख़त्म ही हो जाएगा बच्चा, तो वापस से रिचार्ज नहीं होगा. सम एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज हैव अनलिमिटेड रिजर्व. कुछ एनर्जी और पावर रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका रिजर्व हमारे पास अनलिमिटेड है, इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है कि जिसे हम ख़त्म नहीं कर पाएंगे. और इट इज़ वेरी अनलाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. कुछ एनर्जी और पावर रिसोर्सेज हमारे पास ऐसे हैं बच्चा जिन्हें हम कभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे. जैसे वाटर हुआ, एयर हुआ, कितना भी आप इनको यूज़ कर लो, ये ख़त्म नहीं होंगे. These resources can also be renewed by natural process. और natural processes से ये renewed हो जाते हैं. एयर हमें environment में इंड्यूस नहीं करनी पड़ रही है, वाटर हम नहीं बना रहे हैं, ये नेचर से वापस से रिन्यू हो जाता है. बाय नेचुरल प्रोसेस और बाय ह्यूमन एफर्ट, या तो ह्यूमन एफर्ट होंगे या नेचुरल प्रोसेस होगी, पर ये रिन्यू हो जाएंगे. ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल. वो रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, जिसका कोई चांस ही नहीं बनता कि जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल और नॉन कन्वेंशनल. रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टिबल
नॉन कन्वेंशनल। रिन्यूएबल मतलब जो वापस से थोड़े टाइम बाद वापस आ जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। इनएग्जॉस्टिबल जिन्हें हम ख़त्म नहीं कर सकते। नॉन कन्वेंशनल जिनका आज तक हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते आए। सोलर पावर वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है। हाइड्रो पावर वो एनर्जी जो हमें वाटर से मिलती है। विंड पावर वो एनर्जी जो हमें हवा से मिलेगी। टाइडल पावर आप लोगों को पता ही है कि ओशन में एक बार दिन में हाई टाइड और एक बार लो टाइड आती है, तो ओशन के टाइड से मिलने वाली पावर है वो टाइडल पावर। जियोथर्मल अर्थ के इंटीरियर से जो एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी, वो जियोथर्मल है। बायोगैस आप जो काउडंग है, मतलब जो भी डिग्रेडेबल वेस्ट है, स्पेशली काउडंग वगैरह, उससे जो एनर्जी मिलेगी वो है क्या, बायोगैस। ये कुछ एग्जाम्पल हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के। सम एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज आर फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटी। पर बच्चा कुछ एनर्जी और पावर रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और ऐसा लगता है कि वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे because of their continuous use. If we are going to use it continuously, one day will come when they will exhaust it. These resources are formed in nature. These resources can form in nature, but it required millions of years to form. मिलियंस ऑफ ईयर में बच्चा ह्यूमन की कितनी जनरेशन्स निकल जाएंगी, तो आज अगर वो ख़त्म हो गया तो मिलियन ईयर बाद वो वापस से बनेगा, पर वो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा, उसे हम शॉर्ट पीरियड में रिन्यू नहीं कर सकते। ऐसे रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल, कि ये रिन्यू नहीं होंगे, रिचार्ज नहीं होंगे, होंगे पर उसमें कितना टाइम लगेगा, मिलियंस ऑफ ईयर। तो क्या वो हमारे किसी भी जनरेशन की किसी काम का है? बिल्कुल भी नहीं है। एग्जॉस्टिबल और कन्वेंशनल क्या बोलते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टिबल, कन्वेंशनल। हम बहुत टाइम से इनको यूज़ करते आ रहे हैं। एग्जॉस्टिबल जो ख़त्म हो जाएंगे, नॉन रिन्यूएबल जो रिचार्ज या रिन्यू नहीं होंगे। इनकी एग्जाम्पल है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग इट और वी स्टार्टेड यूजिंग इट फ्रॉम वेरी अर्ली पीरियड। बहुत पहले से हमने इनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, ये एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बच्चा, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर एनर्जी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। एंड फास्ट डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और बच्चा जितने भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, भले ही वो कोल हो, पेट्रोलियम हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, वो डिप्लीट होते जा रहे हैं। डिप्लीट होता जाता मतलब धीरे धीरे कम हो जाना, ख़त्म हो जाना, कम हो जाना या ख़त्म हो जाना, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ रही है, तो चीज़ों की डिमांड भी बढ़ रही है, एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, और इससे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इन्हें इम्पोर्टेंस मिल रही है, क्योंकि ये जो एनर्जी के सोर्स हैं ये अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। अबंडेंट मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल होना। रिन्यूएबल मतलब जो टाइम के साथ रिन्यू हो जाएंगे, ये पोल्यूशन फ्री भी हैं और इको फ्रेंडली हैं। तो अगर पूछा जाए कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के ख़त्म होने से किस चीज़ की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्सेज की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज दे आर अवेलेबल इन अबंडेंट, दे आर रिन्यूएबल, पोल्यूशन फ्री एंड इको फ्रेंडली। आज हमारे इको सिस्टम को, हमारे इन्वायरमेंट को क्या चाहिए? इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। तो वट एवर renewable energy resources available to us like water, wind, these all are eco-friendly, pollution free. It can be more easily supplied to rural, urban and remote areas. इनको हम easily rural, urban, remote areas में supply कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें फ्यूचर की एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ऑफ द फ्यूचर। इन दिस लेसन वी लर्न अबाउट सोलर पावर, विंड पावर एंड हाइड्रो पावर। इस चैप्टर में हम लोग सोलर पावर, विंड पावर और हाइड्रो पावर को पढ़ेंगे। पहले सोलर पावर देखा ना, लगभग हमारे इंडिया में तो 9 मंथ के करीब हमें प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट मिलती है, ठीक है। बिल्कुल ज़ोरदार गर्मी होती है, 3-4 महीने ही ऐसे होते, 3 महीने मुश्किल से जब हमें ठंड लगती है, जब हम इंतज़ार करते हैं है सूर्य देवता आओ। बाकी तो सन हमें हमेशा डरा के रखता है ना। तो सन जो है बच्चा,
इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो एनर्जी का सोर्स जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। अभी तो मिलियंस ऑफ ईयर तो चलता रहेगा, अभी तो ख़त्म नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं मैम, कुछ साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि सन भी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। इट मे बी, बट अभी कोई चांस नहीं है। तो ये इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा। सन इज़ एन एग्जॉस्टिबल फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक एस्टिमेट है बच्चा कि हमारी अर्थ जितना इंसोलेशन, इंसोलेशन मतलब सन की जो एनर्जी है रिसीव करती है जो अर्थ, 1 आवर में जितना इंसोलेशन हमारी अर्थ रिसीव करती है इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कंजम्पशन ऑफ वर्ल्ड इन 1 ईयर। फिर से ध्यान से सुनना, 1 आवर में अर्थ को जितनी सन की एनर्जी मिलती है ना बच्चा, इतना हमारा पूरा 1 ईयर का एनर्जी कंजम्पशन है। तो 1 घंटे की सन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 ईयर एनर्जी कंजम्पशन। तो हमें एनर्जी की कभी कमी नहीं होगी अगर हमने प्रॉपरली सोलर एनर्जी का यूज़ करना सीख लिया। समझ में आई बात? द हार्नेसिंग ऑफ सोलर एनर्जी ऑन लार्ज स्केल एंड इट्स कन्वर्जन इनटू एनर्जी फॉर्म ऑफ आवर चॉइस स्टार्टेड ओनली अबाउट 4 to 5 decade बैक। अभी 40-50 साल पहले ही हमने सोलर एनर्जी को यूज़फुल फॉर्म ऑफ एनर्जी या अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में यूज़ करना स्टार्ट किया। नहीं तो पहले हम सन एनर्जी को सिर्फ सन एनर्जी समझ के ले लेते थे, उसे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में कभी हमने कन्वर्ट नहीं किया। पर लार्ज स्केल पे सोलर एनर्जी को हार्नेस करना हमने कब सीखा? आज से 40-50 साल पहले ही सीखा, 4 to 5 decade पहले ही सीखा है ना। इसको हम और यूज़फुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो यूज़फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। जो भी ये बच्चे देख रहे होंगे उनमें से 50% बच्चों के घरों में तो सोलर पैनल लगे भी होंगे, है ना। और नहीं लगे हैं तो लगवा लें। The scientists are trying to develop method to collect sunlight. Scientists continuously try कर रहे हैं वो methods को develop करना जिससे हम sunlight को collect कर पाएँ और इसे फिर convert कर पाएँ किस में? Form of energy में, which we can use easily. Our scientists are continuously trying to convert solar energy into more useful energy form so that we can use it carefully. और बच्चा सोलर पैनल जिसने देखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं देखा है वो एक बार यूट्यूब में देखे सोलर पैनल कैसे काम करते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। पर हो सकता है आपने किसी होटल में देखे हों या जो रेलवे स्टेशन हैं आजकल उनमें से पूरे सोलर पैनल लगे हुए हैं। Methods of harnessing. ऐसे different methods are used to harness solar energy. Solar energy को harness करने के लिए different method का use होता है। Some of them are as follow. कुछ methods हम अब discuss करेंगे। First method है solar photovoltaic cell, ठीक है। solar photovoltaic cell, जो solar photovoltaic cell हैं वो डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं सोलर पावर को इलेक्ट्रिसिटी में। सेट ऑफ सोलर सेल का एक सेट जो सिलिकॉन से बना होता है जिसमें रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सोलर पैनल। सोलर पैनल में रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं जो सिलिकॉन की बनी होती हैं। सेट ऑफ सोलर सेल्स होते हैं। सोलर पैनल आर यूजली यूज्ड इन कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर में सोलर पैनल का यूज़ हो रहा है। मेरे पास भी एक कैलकुलेटर था जिसको थोड़ी देर धूप में रख दो तो वो चार्ज हो जाता था और फिर काम करने लगता था। रिस्ट वॉचेस एंड टॉयज़। सोलर पैनल्स किस किस में देखे हैं अभी तक हमने बच्चा? कैलकुलेटर्स में, रिस्ट वॉचेस में और टॉयज़ में। द सोलर पावर जनरेटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग। जो सोलर पावर जनरेटर्स हैं उनका वाइडली यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सोलर पावर जनरेटर्स का यूज़ हो रहा है कम्युनिटी लाइटिंग के लिए, वाटर को पम्प करने के लिए, स्मॉल इरिगेशन प्रोजेक्ट में, रेलवे सिग्नल्स में, रूरल टेलीफोनिक सिस्टम में और सोलर पावर्ड व्हीकल्स में। तो जो सोलर पावर जनरेटर्स हैं उसका बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ हो रहा है कम्युनिटी लाइटिंग में। वो जो हमारी जो स्ट्रीट लाइट होती है ना वो सोलर पैनल से जलती है, कम्युनिटी लाइटिंग। फिर इससे आप रेलवे सिग्नल चल रहे हैं, रूरल एरियाज़ का जो टेलीफोन सिस्टम है वो भी इसी से चल रहा है, ठीक। कोई बात? चलो, सोलर थर्मल अप्लायंसेस।
सोलर थर्मल अप्लायंसेस। यूजुअली जो सोलर एनर्जी होती है बच्चा, जो अर्थ तक पहुंचती है, वो हाईली स्कैटर्ड होती है, मतलब फैल जाती है ना। तो ये जो स्कैटर्ड सोलर एनर्जी है, इसको कलेक्ट करने के लिए सोलर कलेक्टर्स डेवलप किए गए हैं इस तरीके से कि ये सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, कन्वर्ज करेंगे, जो भी स्कैटर्ड फैली हुई सोलर एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे स्मॉल एरियाज़ में। और ये सोलर कलेक्टर फिट होते हैं सोलर कुकर में। आप लोगों ने सोलर कुकर देखा होगा ना, जो ग्लास का बना होता है, ठीक है, जिसमें हम कुकिंग कर सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं। उन सोलर कलेक्टर्स, वो सोलर कुकर में सोलर कलेक्टर्स लगे होते हैं, सोलर वाटर हीटर्स में सोलर कलेक्टर्स लगे होते हैं। तो सोलर कलेक्टर्स का या सोलर थर्मल अप्लायंसेस का क्या काम है, स्कैटर्ड सन एनर्जी को कन्वर्ट करके कलेक्ट करना। ठीक है बात। नेक्स्ट है सोलर पावर प्लांट्स। बच्चा एक बहुत बड़ा कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज़ किया जाता है सोलर पावर प्लांट में। सोलर पावर प्लांट एक बड़ा सा कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगाते हैं, जिससे लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्कैटर्ड सनलाइट, वो जो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड सनलाइट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ठीक हुई बात। एक बहुत बड़ा सा कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगाएंगे, जिससे जो स्कैटर्ड सनलाइट है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो जाए, और जिस पॉइंट पे वो कॉन्सेंट्रेट होगी बच्चा, यहाँ पर हीट सबसे ज़्यादा होगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा। ये जो डिवाइसेस हैं जिन पे कॉनकेव रिफ्लेक्टर का यूज़ होता है, वो यूज़ होते हैं सोलर पावर प्लांट में। अच्छा, नहीं समझ में आया तो देखो एक बात ध्यान से सुनो। ये रहा है बहुत सारी स्कैटर्ड सनलाइट, इसको किसी डिवाइस से मैंने अगर एक पॉइंट पे लाके फोकस करवा दिया, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इतनी सारी लाइट की एनर्जी इस अकेले पॉइंट पर पड़ेगी, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, है ना, हीट ज़्यादा होगी। तो सोलर फर्नांसेस में, बड़े बड़े पावर प्लांट्स में आपके इसी का यूज़ होता है। जो इंटेंस हीट होती है वो प्रोड्यूस करती है स्टीम को, विच कैन ड्राइव अ जनरेटर। द इंटेंस हीट कैन प्रोड्यूस स्टीम विच कैन ड्राइव जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये इंटेंस हीट से स्टीम प्रोड्यूस होगी, जिससे जनरेटर ड्राइव होगा, और जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पावर के एडवांटेजेस। बच्चा ये जो सोलर पावर है ये क्लीनिएस्ट एंड इनएग्जॉस्टिबल सोर्स है एनर्जी का। क्लीन मतलब कोई पोल्यूशन इससे नहीं होगा। तो पूछा जाएगा सोलर एनर्जी का एडवांटेज बताओ, तो पहला लिखना पोल्यूशन फ्री, वेरी क्लीन। सेकेंड, इनएग्जॉस्टिबल, आने वाले मिलियंस ईयर तक तो हमारा सन ख़त्म होने वाला नहीं है, तो इनएग्जॉस्टिबल है, आप इसको चाह कर भी ख़त्म नहीं कर सकते। अभी हमने देखा ना कि 1 घंटे में जितना इंसोलेशन सन की एनर्जी अर्थ को मिलती है इज़ इक्वल्स टू 1 ईयर एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो सोचो कितनी ज़्यादा एनर्जी है सन की हमारे पास। The device that harness solar energy can be easily installed in hilly, desert and remote area. वो सारे डिवाइसेस जो सोलर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उनको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं हिली, डेजर्ट और रिमोट एरियाज़ में। नाउ लिमिटेशन क्या है बच्चा, लिमिटेशन ये है कि जितने भी डिवाइसेस हैं जो सोलर पावर को जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए फॉर कलेक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को कंसंट्रेट करने के लिए, सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए उन्हें बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। ड्यू टू वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, देखो हमने देखा था कि अर्थ के ऊपर हर जगह इंसुलेशन एक जैसा नहीं होता, कहीं पर बहुत कम होता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए बच्चा ये जो सोलर पावर है ये रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। अगर विंटर्स की अगर हम बात करें तो कितनी बार हम देखते हैं सन आता ही नहीं है, कितनी बार रेनी सीजन में सन स्काई में होता ही नहीं है। तो व्हाट अबाउट रेनी डेज, विंटर्स, तब तो सन मिलेगा ही नहीं, तो मतलब सोलर एनर्जी मिलेगी ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी ही नहीं। इसीलिए सोलर पावर रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है।
Besides the device, such as solar panel and photovoltaic cell are very expensive. सोलर डिवाइसेस कौन से सोलर डिवाइसेस, सोलर पैनल, फोटोवोल्टिक सेल, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बच्चा, कॉमन पीपल के रीच में नहीं। नाउ विंड पावर एंशिएंट टाइम में बच्चा, बहुत प्राचीन काल से, एंशिएंट टाइम से हम विंड की पावर का यूज़ कर रहे हैं बोट को सेल करने के लिए। मतलब बोट वो ऐसे तुम लोगों ने नाव देखी होगी ना, ऐसी जिसमें यहाँ पर एक बड़ा सा वो लगा रहता था, ऐसे नहीं लगा रहता था वो। तो बोट को सेल करने के लिए, शिप्स को सेल करने के लिए किसका यूज़ होता है? विंड का। कब से? बहुत एंशिएंट टाइम से। जो विंड मिल है वो डेवलप हुई टू हार्नेस विंड पावर। विंड पावर को हार्नेस करने के लिए हमने क्या बनाई? विंड मिल। दिखाएं विंड मिल बच्चा, ये है विंड मिल। ये क्या है बच्चा? विंड मिल, ठीक है। विंड मिल यूज द एनर्जी ऑफ विंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल क्या करता है बच्चा? विंड एनर्जी का यूज़ करता है और इसे काय में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। तो विंड मिल डिवाइस है जो चेंज कर देता है विंड पावर को इनटू मैकेनिकल पावर। इन द पास्ट विंड मिल्स वर यूज टू ग्राइंड ग्रेन्स। पहले बच्चा पास्ट में विंड मिल का यूज़ होता था ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए, अनाज को पीसने के लिए, एंड टू ड्राई पम्प्स टू लिफ्ट वाटर। पानी को ऊपर लाने के लिए, हमारे अनाजों को पीसने के लिए किसका यूज़ होता था? विंड मिल का यूज़ होता था। आज बच्चा बड़े बड़े विंड मिल हमने इंस्टॉल कर दिए, लगा दिए हैं लार्ज नंबर में, वहाँ पर जहाँ पर विंड की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, जहाँ विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, वहाँ पर हमने विंड मिल्स, बड़े बड़े विंड मिल्स इंस्टॉल कर दिए हैं। जैसे कि हिली रीजन, माउंटेनियस रीजन, हिली रीजन, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया में आप लोगों ने देखा होगा बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती रहती है, हिली रीजन में हवा चलती रहती है। तो यहाँ पर हमने लार्ज नंबर ऑफ विंड मिल एस्टेब्लिश किए हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विंड फार्म भी बोलते हैं। अब विंड मिल कैन बी यूज टू रन विंड टरबाइन। विंड मिल का यूज़ होता है विंड टरबाइन को रन करने के लिए, और फिर उससे क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब विंड मिल कैन बी यूज्ड, विंड मिल का यूज़ होता है रन करने के लिए। किसको रन करने के लिए? विंड टरबाइन। विंड टरबाइन से क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। The expense to install a windmill is only at initial stage. सिर्फ इनिशियल स्टेज में ही आपको पैसा लगेगा विंड को इंस्टॉल करने का। Therefore it can provide power for about 20 years absolutely free of cost. एक बार अगर आपने इंस्टॉल कर ली तो लगभग 20 ईयर्स तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पावर मिलती रहेगी। अगर एडवांटेज की बात करें तो क्या एडवांटेज है बच्चा? जो विंड पावर है उसको किसी भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इससे कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, ये रिन्यूएबल है और पोल्यूशन फ्री है। तो एडवांटेज में क्या लिखोगे? इट इज़ पोल्यूशन फ्री, वेरी क्लीन गैस, इट इज़ रिन्यूएबल, इट डज नॉट रिक्वायर एनी रॉ मटेरियल, एंड इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट। ना तो कोई वेस्ट प्रोड्यूस करेगी, ना किसी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, ये रिन्यूएबल ही है और ये पोल्यूशन फ्री भी है। जो विंड फार्म्स हैं उन्हें बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है देन अ कन्वेंशनल सिस्टम। कन्वेंशनल सिस्टम से बहुत कम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है विंड फार्म को। पोल्यूशन फ्री है, रिन्यूएबल है, कोई वेस्ट प्रोड्यूस नहीं करती और कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी नहीं आती। नेक्स्ट, अब लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन है वो टोटली कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली डिपेंड करता है विंड की वेलोसिटी पे। बहुत तेज़ हवाएं रही बच्चा तो जनरेट होगी, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। विच इज़ कंट्रोल्ड बाय नेचुरल फैक्टर। विंड की वेलोसिटी क्या होगी, ये कौन कंट्रोल करता है बच्चा? नेचुरल फैक्टर। हमें ह्यूमंस के हाथ में तो कुछ भी नहीं है। द हाई वेलोसिटी विंड आर नॉट अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। कि तुम लोगों ने देखा हर जगह पे बहुत तेज तेज से हवा चली रही है कंटिन्यू, पॉसिबल ही नहीं है।
Moreover, a large area of land is required to set up wind farm. विंड फार्म बनाने के लिए आपको बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट होती है. उस बड़े एरिया में विंड की वेलोसिटी फिर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना, जो कि नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. और हर जगह विंड एक हाई वेलोसिटी में अवेलेबल नहीं होती है. Students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. We'll start part 2 with hydropower.